नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, कल लखनऊ कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हुई थी हत्या। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर की हत्या मामले में एसआईटी गठित, सीएम योगी के आदेश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का हुआ गठन। लखनऊ में गैंगस्टर की हत्या के बाद कानपुर में अलर्ट, हत्या के बाद कानपुर में धारा 144 लागू, कई थानों की पुलिस फोर्स ने किया पैदल गश्त। जीवा गोली कांड पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, मायावती बोली अपराध नियंत्रण सरकार के लिए बड़ी चुनौती। बीजेपी ने 2024 के चुनाव की तैयारी की तेज, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी महाराजगंज दौरा, आज व्यापारी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। और खबर सबसे पहले लखनऊ से आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर संजीव जीवा के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। गैंगस्टर संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, गैंगस्टर संजीव जीवा के शव का हुआ पोस्टमार्टम। गैंगस्टर संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, संजीव जीवा के पेट में लगी 2 गोलियां। तो 357 बोर की अमेरिकन पिस्टल से ये हमला हुआ। 5 से 6 लाख रुपए की मिलती है ये रिवॉल्वर। तो भारत में रिवॉल्वर और कारतूस आपको बता दें कि प्रतिबंधित नहीं है। आमतौर पर ये रिवॉल्वर पंजाब में लोग शौक में अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं। तो वहीं पोस्टमार्टम हाउस में संजीव जीवा का शव अभी भी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, 6 गोलियां संजीव जीवा को लगी है। दोपहर तक पैतृक गांव में संजीव जीवा का शव पहुंचाया जाएगा। गैंगस्टर संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बता दें कि आज से मामले को लेकर अधिवक्ता हड़ताल में रहने वाले हैं। न्यायालय परिसर में गोली चलने के बाद से अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। तो लखनऊ में गैंगस्टर की हत्या के बाद आपको बता दें कि कानपुर में भी अलर्ट घोषित किया गया है। कानपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है और गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या मामले में एसआईटी गठित की गई है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तो लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। सीएम योगी के आदेश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का हुआ गठन। एडीजी मोहित अग्रवाल, नीलाब्जा चौधरी, आईजी प्रवीण कुमार इस टीम में शामिल है। आपको बता दें कि 357 बोर के अमेरिकन अल्फा पिस्टल से रिवॉल्वर से जीवा की हत्या हुई थी, जिसकी कीमत 5 से 6 लाख बताई जा रही है। 5 से 6 लाख रुपए में ये रिवॉल्वर मिलती है। और आपको बता दें कि भारत में ये रिवॉल्वर और कारतूस प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आमतौर पर पंजाब के लोग इसे शौक में अपने पास रखते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में अभी भी संजीव जीवा का शव मौजूद है। दोपहर तक पैतृक निवास मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होगा गैंगस्टर संजीव जीवा का शव। तो गैंगस्टर संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी हैं। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो चुका है। आज से आपको बता दें कि इस हत्याकांड को लेकर के अधिवक्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है और इसी को लेकर आज अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। 1 दिवसीय ये हड़ताल बताई जा रही है। न्यायालय परिसर में गोली चलने के बाद अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है और इसी के चलते 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे अधिवक्ता। लखनऊ में गैंगस्टर की हत्या के बाद से आपको बता दें कि असर कानपुर पर भी है। कानपुर में हत्या के बाद अलर्ट है। हत्या के बाद कानपुर में धारा 144 लागू किया गया है। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या मामले में एसआईटी को गठित किया गया है। सीएम योगी के आदेश पर संजीव जीवा हत्याकांड मामले में एसआईटी गठित की गई है। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है और इन 3 सदस्यों में आपको बता दें कि एडीजी मोहित अग्रवाल शामिल हैं, नीलाब्जा चौधरी, आईजी प्रवीण कुमार टीम में शामिल किए गए हैं। तो वहीं इस हत्याकांड की अगर बात की जाए तो 357 बोर के अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से संजीव जीवा की हत्या की गई थी। इस रिवॉल्वर की कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है
5 से 6 लाख रुपए में ये रिवॉल्वर मिल जाती है। भारत में प्रतिबंधित नहीं है ये रिवॉल्वर। आपको बता दें कि ये रिवॉल्वर और कारतूस भारत में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये रिवॉल्वर पंजाब में लोग शौक के लिए रखते हैं। तो 5 से 6 लाख रुपए में ये रिवॉल्वर मिलती है। भारत में ये रिवॉल्वर और कारतूस प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आमतौर पर पंजाब में लोग इस रिवॉल्वर को शौक में रखते हैं। बता दें कि संजीव जीवा का शव पोस्टमार्टम हाउस में है। दोपहर तक पैतृक निवास मुजफ्फरनगर के लिए संजीव जीवा के शव को रवाना किया जाएगा। पोस्टमार्टम हो चुका है संजीव जीवा के शव का। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा और कानपुर से नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, जिस तरीके से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 6 गोलियां लगी हैं और कारतूस को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही है, रिवॉल्वर को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही है, यानी कि जांच शुरू हो चुकी है और जानकारियां सामने आने लगी है। मामले का एंगल क्या? है उसकी हत्या हुई थी लखनऊ के इसी कोर्ट परिसर में, जहां मैं इस मौजूद हूँ। कल ये शाम 4 बजे की ये घटना थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो असलहे प्रयोग किए गए, अमेरिकन मैग्नम अल्फा जो बंदूक थी जिससे गोली मारी गई, वो आमतौर पर भारत में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जो उसकी कीमत है उससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विजय उर्फ आनंद यादव था, उसके पास इतनी महंगी बंदूक आ सकती थी या फिर किसी ने उसको मुहैया कराई। दरअसल संजीव जीवा का अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे तो उसकी पत्नी 2017 में आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी थी। रितु माहेश्वरी, राजनीति में उसका ठीक ठाक प्रभाव था, लेकिन उसका एक आपराधिक भी रिकॉर्ड है जो 22 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। 2 हत्या के संगीन मुकदमे थे, जिसमें पूर्व विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो फर्रुखाबाद के विधायक के एक समय में यूपी की राजनीति के कद्दावर नेता थे, और उनको उत्तर प्रदेश का एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता था, और ऐसे ही पूर्वांचल के एक बड़े भूमियार नेता कृष्णानंद राय, इन 2 विधायकों की, और खासकर ये दोनों विधायक बीजेपी के थे, इनकी हत्या में संजीव माहेश्वरी जीवा का नाम सामने आया था। मुख्तार अंसारी का ये करीबी था। मुन्ना बजरंगी के बाद सबसे ज्यादा भरोसेमंद शूटर संजीव माहेश्वरी और संजीव जीवा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कोर्ट परिसर में हत्या हुई, उसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े होने लगे। कई लोग सोशल मीडिया पर लखनऊ की तुलना पटना से करने लगे, क्योंकि पटना में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं और बिहार को जंगल राज वाला प्रदेश कहा जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक के बाद एक इस तरह की घटना होती है। जब अतीक अहमद की हत्या होती है, तमाम सारे कुछ लोग इसे महज इत्तेफाक बताते हैं, लेकिन उसके बाद लखनऊ के कोर्ट में जिस तरह से संजीव जीवा की हत्या होती है, उसके बाद पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगते हैं। नंदी, मैं आपको ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर सुरक्षा में मुस्तैद की गई। आप देखेंगे ये पुराने हाई कोर्ट का गेट है, जहाँ से मुख्य एंट्री होती है। केवल न्यायाधीश के प्रवेश के लिए ये गेट बनाया गया, लेकिन अभी आप देखें पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है, और जो अंदर पुलिसकर्मी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि कल इतनी बड़ी घटना हुई है और अधिवक्ताओं की भी मांग थी कि जो कोर्ट परिसर है उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और उसी के मद्देनजर ये पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पर पर पैनी नजर है। फिलहाल यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा है, क्योंकि अधिवक्ताओं ने हड़ताल का आह्वान किया है, लेकिन अधिवक्ता प्रदर्शन न करे इसलिए बाकायदा बैरिकेडिंग बनाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। और अब जो ताजा अपडेट अभी जेएमडी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है, उसमें ये जानकारी मिल रही कि भोर में ही शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। पहले ये खबर थी कि दोपहर तक डेड बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा, लेकिन अभी कि भोर में परिजनों को सुपुर्द किया गया था, उसका शव उसकी पत्नी को, उसके बहन को, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को, और अब उसका शव शामली ले जाया जा रहा है। शामली में उसका पैतृक निवास है, पैतृक गांव है, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े होने लगे, पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे कि कोई भी कितना भी दुर्दांत अपराधी हो, कोर्ट में पेशी पर आए और पेशी के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाए। ऐसे तमाम सारे माननीय भी हैं जो लगातार पेशी पर आते रहते हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। उसमें धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह है। अगर कल को इनके साथ कोई बड़ी वारदात होती है, मुख्तार अंसारी हैं जो अभी ऐसे माननीय हैं और माफिया दोनों हैं, और वो लगातार पेशी पर आते हैं। अगर ऐसे ही व्यवस्था रही तो कल उनको भी, उनके साथ भी बड़ी
घटना घट सकती है। शुक्र यह है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, उसके समर्थक सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन अगर ऐसी घटना किसी पूर्वांचल के बड़े नेता के साथ हो जाए तो पूरे सड़क पर आप देखेंगे जन आक्रोश उमड़ आएगा। और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर चूक कहाँ रह जाती है कि इस तरह की घटनाएं होती है। अतीक अहमद की हत्या होती है, उसके भाई अशरफ की हत्या होती है, उसके बाद संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक बच्ची को गोली लगती है, 2 सिपाहियों को गोली लगती है। जब साहब जो यहाँ पर फैसला सुनाने आते हैं, अपने जीवन की रक्षा के लिए भागते हुए नजर आते हैं। तो जो ये शूट आउट हुआ है कल लखनऊ में इस पुराने हाईकोर्ट के कोर्ट परिसर में, कहीं ना कहीं इससे तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था पर। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एसआईटी की गठित किया। जैसा आपने बताया कि एसआईटी की जो 3 सदस्यीय टीम है उसमें नीलाब्जा चौधरी है और 2 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं। कल जब मैं अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहा था तो अधिवक्ताओं ने कहा कि जो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे वो वीडियो गेम खेल रहे थे, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय थे। और जब शूटर विजय उर्फ आनंद यादव जो जौनपुर का रहने वाला है, केराकत का, जब उसने गोली चलाई तो उसको दौड़ाकर पकड़ने का साहस अधिवक्ताओं ने दिखाया। ये काम पुलिस का होता है लेकिन अधिवक्ता कर रहे थे। और अधिवक्ता इसी बात से बिखर गए कि कई बार ऐसा होता है कि कई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामलों को अधिवक्ता उनकी पैरवी करते हैं अपनी मुवक्किल की, और अधिवक्ताओं पर भी इस तरह के जानलेवा हमले का प्रयास होता रहता है। तो अधिवक्ता कोर्ट की भी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, अपनी भी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और आज भी वो चिंतित है। हड़ताल बुलाई गई है, अब वो काम पर लौटेंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, 1 दिवसीय हड़ताल है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है आप देखेंगे नंदिनी, तो कहीं ना कहीं यूपी की जो कानून व्यवस्था है, यूपी का जो एक मजबूत कानून व्यवस्था का सिस्टम है, पूरी तरीके से चरमरा गया है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होना और घटनाओं के बाद आरोपी जो हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो उनका सिंडिकेट है वो सामने नहीं आता। अभी तक कई बार रिमांड पर अतीक अहमद के जो हत्यारे हैं उनको लिया गया। कल भी 14 दिनों की रिमांड पर पुलिस को कोर्ट ने उन्हें सौंपा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं पता चल पाया कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे इन सूत्रों को किसने भेजा था, कौन इसके पीछे था, ये नहीं पता चल पाया। और अब ऐसे ही स्थिति संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या में विजय यादव का एक सामान्य आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 मुकदमे थे, एक छेड़छाड़ का मुकदमा था, एक अन्य मुकदमा था और मानव पर था। टाटा कंपनी में नौकरी करता था। कल उसके पिता ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो टाटा कंपनी में नौकरी करता था, उसके बाद वो नौकरी छोड़कर आया और कहा कि टाटा में सैलरी अच्छी नहीं मिलती है। फिर वह घर से ये कहकर निकला कि मुझे काम ढूंढने जाना, और थोड़े दिन पहले वो अपने पिता को फोन करके बताता है कि मुझे एक पाइपलाइन सर्विस में काम मिल गया है। लेकिन पाइपलाइन सर्विस की बात बताकर जिस तरह से विजय यादव उस आनंद यादव यहाँ पर पहुंचा, उसने कहीं ना कहीं जो अपने मंसूबे थे उसका इजहार किया और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मार के हत्या कर दी। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या एक सामान्य हत्या नहीं है, क्योंकि दो विधायकों की हत्या में उसका नाम था पूर्व समय में और वर्तमान समय में उसकी सुनवाई भी हो रही थी और मुख्तार अंसारी का काफी करीबी था। तो एक हाई प्रोफाइल गैंगस्टर था, जिससे बहुत सारे राज्य हासिल हो सकते थे उत्तर प्रदेश सरकार को। बहुत सारे राज थे जो सामने आ सकते थे, लेकिन इस लापरवाही के चलते, सुरक्षा में चूक के चलते वो सभी राज जो हैं वो दफन हो चुके हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर जो अधिवक्ताओं का आक्रोश है वो जायज है। हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। नितिन, अब तो मुस्तैदी देखी जा रही है लखनऊ कोर्ट में भी सुरक्षा को लेकर के, लेकिन उसका असर कानपुर में भी देखा जा रहा है। कानपुर में किस तरीके का माहौल है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि जिस जगह पे हम अभी खड़े हुए हैं कानपुर कोर्ट का वो परिसर है जहां पर न्यायाधीश का मेन मुख्य द्वार बना हुआ है। यहाँ से देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे न्यायाधीश जो है, जितने भी कोर्ट में हैं, जज हैं, जितने मजिस्ट्रेट हैं, वो सब इसी गेट से अंदर जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात एक आपको बताएंगे कि ये जहाँ पर अभी आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वहां की है जहाँ पर महाराजगंज जेल बंद विधायक समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको भी इसी गेट से कोर्ट रूम में ले जाया जाता है भारी सुरक्षा के चलते। दूसरी बात बता दें आपको कि जो अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई थी उसके बाद जब इरफान सोलंकी को लाया जाता था तो कड़ी सुरक्षा में करीब 300 पुलिस कर्मियों के सुरक्षा घेरे में इसी गेट से अंदर ले जाया था। लेकिन कल जो हत्या हुई है, जो गैंगवार हुआ है कल लखनऊ की कोर्ट में, उसके बाद अब देखना ये होगा कि कानपुर में भी किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाती। जैसे हमारे सहयोगी अभी लखनऊ से शेख निजबान को लेकर के बोला है कि कई विधायक
कहते हैं जो जेल में बंद है, माफिया हैं, उनको लखनऊ कोर्ट में पेश किया था। उनके साथ भी इस तरह की दुर्घटना या घटना हो सकती है, क्योंकि अगर बात करें तो अतीक की हत्या जो है, पहले वो पत्रकार के रूप में हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ गोली मार के अतीक और अशरफ की हत्या कर देते हैं। वहीं कल संजीव महेश्वरी जो है, संजीव महेश्वरी जिसकी हत्या की जाती है, कोर्ट परिसर में अधिवक्ता के रूप में इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो जो हत्यारे हैं वो किसी भी रूप में, किसी भी भेद में, किसी की भी वर्दी में या किसी के उसमें आ सकते हैं और हत्या कर सकते हैं। लेकिन इस जगह को हम इसलिए आपको और दिखा रहे हैं क्योंकि ये वही जगह है, क्योंकि इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, महाराजगंज जेल में बंद हैं, उनको इसी जगह पे यहीं से ही लाया जाता है। और हो सकता है कि अब की बार जो इस तरह की जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है, ताबड़तोड़ जो गैंगवार हो रही है, जो हत्याएं हो रही है, चाहे कोर्ट परिसर में हो या कहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं अब इरफान सोलंकी की भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद कर दी जाएगी। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अब इरफान सोलंकी की जो तारीखें हैं, जो पेशियां हैं, वो हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो। लेकिन अगर बात करें चाक चौबंद व्यवस्था की, तो कानपुर में जैसे ही ये घटना हुई है, धारा 144 लागू कर दी गई थी। ये कोर्ट परिसर है, जैसे ही इस तरह की दुर्घटना लखनऊ कोर्ट से सामने आती है, कोतवाली एसीपी समेत करीब 10 थानों का फोर्स जो है यहाँ पर कल रात में शाम तक फ्लैग मार्च किया है, एक एक कमरे पे गए हैं, यहाँ पर तलाशी अभियान भी चलाया गया था, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है कोर्ट परिसर के अंदर तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं अंदर, और देखना ये होगा क्योंकि अभी सुबह का समय है, कोर्ट जो है अभी चालू नहीं हुई है, लोग अभी आना, जो कर्मचारी है उनका आना जाना शुरू हो गया। तो देखना अभी ये होगा कि कोर्ट का जब समय होगा तो जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, मेटल डिटेक्टर है, क्या जो अंदर कोर्ट परिसर के अंदर लोग जा रहे हैं उनकी क्या पुलिसकर्मी तलाशी लेंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये तो अभी जब कोर्ट शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नितिन, देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में किस तरीके का इस समय भीड़ या हलचल देखी जाती थी? हालांकि इस समय अभी कार्य होने का, कामकाज शुरू होने का नहीं हुआ है, लेकिन आम दिन और आज के दिन में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और जब काम शुरू हो जाएगा उस दौरान क्या लगता है, किस तरीके की स्थिति में बदलाव? देखिए नंदनी, अगर बात करी जाए कि आम दिनों की और जो कल घटना हुई है लखनऊ में, जो हत्या हुई है, अगर उसको देखते अगर बात की जाए तो कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार के जुलूस या कहीं भी कोई भी फंक्शन में मना कर दिया गया। आप सामने देख सकते हैं कि आप सामने एक तस्वीर में देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है उसकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। जो लोग आने जाने वाले हैं उसको यहाँ पर तैनात इसलिए किया गया कि जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उनके ऊपर वो नजर रख सके। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि अभी कोर्ट परिसर में आप देखेंगे सामने, तो यहाँ पे एक मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए सामने एक मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बता रहे हैं कि नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आखिर कैसे कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, संजीव माहेश्वरी हत्याकांड से पहले ही संजीव की पत्नी ने कहीं न कहीं लगातार वो इस हत्या को लेकर आशंका जता रही थी, और आखिरकार इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। इसको लेकर के क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का, और क्या कुछ कहना है संजीव की पत्नी का, क्या कुछ बयान सामने आया? अपनी पति की हत्या को लेकर आशंकित थी कि उसकी हत्या हो सकती है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा था। फिलहाल अभी चेकिंग के बाद रवाना किया गया। कुछ कर्मचारी आ रहे हैं और ये गेट पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है उनकी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। उनके पास अगर बैग है तो बैग की चेकिंग की जा रही है, और अगर अधिवक्ता है तो उनके आईडी कार्ड की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि सामान्य रूप से आप साफ तौर पर देखें, ये एक यहाँ पर आ रहे हैं और ये भी अंदर जाएंगे और इनको भी चेकिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आप देखिए साफ तौर पर इनको रोक कर पूछताछ हो रही कि ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे कार्यरत हैं, और इन्होंने बैग भी ये इनके पास मौजूद है। और देखिए अब आप साफ तौर पर देखिए कि इनके आईडी कार्ड की चेकिंग हो रही है और कि आप कौन है, कहाँ कार्यरत हैं, तो बाकायदा इसकी चेकिंग हो रही है। तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है। और आप साफ तौर पर देखिए अब इनके कार्ड की चेकिंग हो रही है कि आप कौन है और आप कहाँ कार्यरत हैं। अब देखिए बैग की जो तमाम चेन है उनको भी खोलकर बाकायदा चेकिंग की जा रही है कि आखिर बैग के अंदर क्या है। सामान्य रूप से ऐसी चेकिंग लखनऊ के कोर्ट में नहीं होती है, लेकिन अब इस तरह की चेकिंग कल के बाद शुरू हो गई है। जो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से
मुस्तैद है। देखिए जो सिपाही है लगातार चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक पंडित जी आए हैं, उनको भी चेकिंग से 2-4 गुना पड़ेगा। तो बाकायदा इस चेकिंग की मांग अधिवक्ता कर रहे थे और अधिवक्ताओं की मांग पर किया गया और बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही इंतजार रहता है और हादसों के बाद ही जिम्मेदार जागते हैं। कहा जाता है कि भारत में बिना किसी घटना के कोई जिम्मेदार नहीं जागता है। अब देखिए लगातार आप जो लोग जा रहे हैं उनकी वाले तमाम तरीके से उनसे आया इसलिए अभिषेक, बहुत ही जायज बात, बहुत ही सही बात आप कह रहे हैं कि भारत में जब तक घटना नहीं इस तरीके की कोई घटित हो जाए तब तक जो अमला है वो जागता नहीं है। लेकिन दुखद बात ये भी है कि ये जो जाग नींद खुलती है कुछ ही समय के लिए खुलती है और उसके बाद फिर से इसी तरीके का वही ढर्रा सामने आ जाता है। अभी जिस तरीके की सघन चेकिंग की जा रही है, कोर्ट परिसर एक ऐसी जगह है जहां पर भारी तादाद में लोगों का आना जाना होता है और ऐसे में कितनी ये सक्रियता कायम रहने वाली है, कितनी इस तरीके से कब तक इस तरीके की चेकिंग होगी या फिर व्यवस्था को अलग तरीके से कुछ अलग करने की जरूरत है? और देखिए व्यवस्था को अलग करने की जरूरत है, मेटल डिटेक्टर लगाने की जरूरत है, गेट पे बाकायदा एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि जैसे वीवीआईपी कार्यक्रम में बाकायदा चेकिंग होती है कई उपकरणों के माध्यम से। इस तरह की व्यवस्था अगर कोर्ट में लागू होगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन फिलहाल जितनी सतर्कता आज बरती जा रही है, अगर इतनी सतर्कता कल बरती जाती तो इस तरह की कोई घटना न होती। मतलब लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से आप कोर्ट परिसर के इस पार्किंग गेट पर, ये पार्किंग का गेट है यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं। उसके बाद जो कर्मचारी हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो अपने काम के लिए जा रहे हैं। अब देखिए बताता हूँ, देखिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैं आपको साफ तौर पर दिखा रहा हूँ। जो दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो चेकिंग है उसको की जा रही है और चेकिंग में पता आप देखिए गाड़ी है, अगर आपके पास गाड़ी डिक्की भी खोली जा रही है, डिक्की में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बाकायदा चेकिंग की जा रही है। तो साफ तौर पर हर एक पॉइंट पर नजर है और बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ है गाड़ी के अंदर, कुछ ऐसी सामग्री न हो जिससे किसी को भी खतरा हो। फिलहाल ये अधिवक्ता है लेकिन सबको इस जांच का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अधिवक्ताओं ने ही मांग की थी कि जांच की जाए और जो कोर्ट परिसर में उपस्थित हो तो बाकायदा जांच हो कि आखिर कौन इनकी कैसे कर रहा है। तो तमाम सारी जो बातें हैं जिसको लेकर पूरी तरीके से अब आज प्रशासन नए मोड़ पर है, लेकिन प्रशासन कब तक नए मोड़ पर रहेगा, कब तक इतनी सुधार करके दिखाएगा कि जितनी मुस्तैदी से आज प्रशासन चेकिंग कर रहा है क्या ऐसी इसमें हमेशा जारी रहेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कुछ दिन ही जागते हैं जिम्मेदार जब कोई बड़ी घटना होती है और उसके बाद जागते रहो का नारा देकर सो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो बड़ी घटना घटती है। और कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन का फेल्योर है कि अगर चेकिंग होती है, अगर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रखा जाता तो इस तरह की कोई घटना न होती। फिलहाल अब जो कोर्ट परिसर है उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। फिलहाल आज अधिवक्ताओं की हड़ताल है, लेकिन सख्ती देखी जा रही है, हर एंट्रेंस पर जो सख्ती देखी जा रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन से भी जान लेते हैं। नितिन, जिस तरीके से लखनऊ की जो तस्वीरें अभिषेक हमें दिखा रहे हैं, आज जो मुस्तैदी देखी जा रही है, अगर वो कल होती या किसी खास ऐसी अगर हाई प्रोफाइल केस की पेशी के दौरान होती तो इस के मामले सामने नहीं आते। लेकिन कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ के अधिवक्ताओं का क्या कहना है? लखनऊ में नाराजगी है, एक दिन की हड़ताल भी है, लेकिन कानपुर के अधिवक्ताओं की क्या मनःस्थिति? बात कही जाए तो अभी आप सामने कोर्ट परिसर मैंने आपको दिखाया कि अभी जो है यहाँ पर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका आना जो है वो शुरू हो गया है। कोशिश ये करते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं उनसे भी अगर बात करें, लेकिन अभी अगर बात करें तो देखिए मैं बात करता हूँ सर, कल जो लखनऊ में घटना हुई है उसके लिए आपका क्या मतलब कहना है? क्या जाए इस तरीके से देखो, सोचना चाहिए पब्लिक को भी, हम लोगों के सोचने के लिए हम लोगों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा कोई देता ही नहीं है, संस्कार कोई देता नहीं है, ये चीजें है। तो इस तरह घटना की हमेशा होती रहेगी
जब तक लोगों को शिक्षित अवेयरनेस नहीं किया जाएगा। कोर्ट में इस तरह की घटना हो जाती है तो क्या पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है, कानपुर कोर्ट है, यहाँ भी हाई प्रोफाइल मामले भी सामने आते हैं। जैसे अगर हाल ही में देखे विधायक इरफान सोलंकी को भी यहाँ पे लाया जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए? पुलिस अपनी व्यवस्था पूरी करती है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट इतनी ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति मीडिया कर्मी बन के या पुलिस वकील बन के घुस सकता है उसको भीड़ में। उसको शिक्षित करना इतना आसान नहीं होता है सर। पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जो भी चूक हो जाती है थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो कल एक घटना हुई है लखनऊ कोर्ट में, अधिवक्ता के रूप में आए हत्यारे और गोली मारी। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप कोर्ट तन्वी, आपने देखिए सुना कि एक अधिवक्ता थे, इनसे जब बात हुई तो इन्होंने इस बात को लेकर के बोला है कि पहले जो है वो अवेयरनेस, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है कानपुर कोर्ट की अगर बात करें या किसी भी कोर्ट की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा भीड़ उन्होंने बताई है कि किसी भी व्यक्ति को वो किसी भी भेष में आ सकता है, कोई भी हत्यारा हो सकता है, तो उसको पहचान पाना जो है वो मुश्किल का काम होगा। इसलिए लोगों में एक अवेयरनेस की बात उन्होंने बोली है। बिल्कुल नितिन, साफ तौर पर यह भी बातचीत में सामने आ रहा है कि चुनौती बड़ी है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कानपुर की अगर बात की जाए, मेटल डिटेक्टर, इन व्यवस्थाएं तो तमाम तरीके की हैं, लेकिन क्या ये व्यवस्थाएं काम कर रही है? फॉर एग्जांपल मेटल डिटेक्टर क्या काम कर रहे हैं? क्या अभी इसका इस्तेमाल किया जाता है या अब आने वाले समय में इसको लेकर के और एहतियात बरते जाएंगे और इनका प्रयोग बढ़ेगा? आपने पूछा कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, एक्टिव है? तो अगर देखें तो सामने आप ये देख सकते हैं कि ये मेटल डिटेक्टर देखिए लगा हुआ है नंदनी। मैं अब इसके अंदर से जाऊंगा, अब ये देखना होगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने देखा नंदनी कि अभी ये मेटल डिटेक्टर केवल एक अगर बोले तो एक शोपीस की तरह ये है। बड़ी बात, बिल्कुल जी, शोपीस की तरह है ये मेटल डिटेक्टर है, ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अगर बात करें, देखिए आप सामने देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही किसी भी हालत में नहीं है, ना ये चल रहा है ना ये कोई काम कर रहा है। बस केवल अगर बात के दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो जर्नलिस्ट से एक बात और भी कहेंगे कि यहाँ पर एक स्कैनर भी लगाया गया है, जो जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, अगर वो अपने हाथ में बैग लिए हुए है या थैला लिए हुए है तो उस पर किस तरह से नजर रखी जाती है, उस थैले को किस तरह से स्कैन किया जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक गेट और है, ये मेन गेट है कानपुर कोर्ट का। ये सामने मेटल डिटेक्टर देखिए लगा हुआ है, कर्मचारी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी देखिए बंद पड़ा है। मैं इसके नीचे से देखिए निकल भी रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज देखिए, एक स्कैनर भी यहाँ पर रखा हुआ है, आप सामने तस्वीरों में देख रहे हो कि स्कैनर है, धूल जमी हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आप सामने देखिए बिल्कुल कि मतलब ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा लग रहा है ये कि इस पे कई सालों से अगर बात की जाए तो कानपुर कोर्ट का ये वो गेट है, इसको शताब्दी गेट बोलते हैं, और ये वो गेट है जहां से सबसे पहले अगर इंटर्न करेंगे तो बार एसोसिएशन का यहाँ पर कार्यालय है, और उसके बाद ये गेट है जहां पर कोर्ट परिसर के अंदर जाया जाता है। और यही इसी के ठीक बगल वाले गेट से जहां से मैंने पहले आया, जब मैं पहले आया था, वहां से इरफान सोलंकी को लाया जाता है, उस गेट से कोर्ट में पेशी के लिए। और ये सामने मेटल डिटेक्टर देखिए दो लगे हुए हैं, ये किसी भी काम के नहीं है। अगर पुलिस ड्यूटी की अगर बात करें तो सरकारी समय में 8 से 8 बजे तक अगर किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगती है तो वो सुबह 8 बजे से चालू होती है, लेकिन यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी, जो कि कोर्ट का समय हो गया है, 9:30 बज चुके हैं और 8 बजे ड्यूटी। बिल्कुल नितिन, बहुत ही ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बहुत तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कल के हादसे के बाद भी किसी तरह के पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं देखी जा रही है, लेकिन लोगों का आना अब शुरू हो चुका है। और मेटल डिटेक्टर जो कि शोपीस बने हुए हैं, बैग स्कैनर, वहां पर धूल जमी हुई है, तमाम सवाल यहाँ खड़े होते हैं। और यही वजह है कि लखनऊ में भी अधिवक्ताओं में आक्रोश और एक दिन की हड़ताल पर है वो, और देखना होगा कि इस हड़ताल का क्या असर होगा और इन हत्याकांड का क्या कुछ असर होने वाला है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए JMT न्यूज़।
शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में